गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 MJC 1 में हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जाएंगे। उसका टॉपिक है इकाई 2 में कि भारत की भाषा और लिपि के विकास पर चर्चा करें। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की भाषा और लिपि का विकास कैसे हुआ। तो भारत की सारी वर्तमान लिपियां अरबी और फारसी को छोड़कर ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। इतना ही नहीं, तिब्बती, सिंहली और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बहुत सी लिपियां ब्राह्मी से ही जन्मी है। लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिखित या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाता है। इस लेख में हमने भारत की प्राचीन लिपियों की सूची दी है जो आपको बीए या उसके बाद विभिन्न कंपटीशनों में जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवे आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लिखित या चित्रित करना, जो हमने पूर्व में अभी पढ़ा है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। लिपि मानव के महान आविष्कारों में से एक है। मानव के विकास में अर्थात मानव सभ्यता के विकास में वाणी के बाद लेखन का ही सबसे अधिक महत्व है। मानव के बोलने की कला, एक दूसरे को समझने की कला, लिखने की कला ही मानवों को जानवरों से श्रेष्ठ बनाता है। और यही मानव और जानवर में अंतर है कि उनके पास एक गुण नहीं है। समझने की कैपेसिटी तो उनके पास काफ़ी है, लेकिन लिखने और बोलने की कैपेसिटी उनके पास नहीं है। तो भारत की सारी वर्तमान लिपियां, जिसमें हम लोग अरबी और फारसी को छोड़कर चलेंगे, ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। इतना ही नहीं, तिब्बती हो, सिंहली हो, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बहुत सी लिपियां ब्राह्मी से ही जन्मी है। तात्पर्य यह है कि धर्म की तरह लिपियां भी देशों और जातियों की सीमाओं को लांघती चली गई। अब आता है भारत की प्राचीन लिपियां। भारत की प्राचीन लिपियों को निम्न प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। हमारी सबसे पहली लिपि कौन है? सिंधु लिपि। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती लिपि या हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह लिपि ब्राह्मी लिपि की पूर्ववर्ती है। यह लिपि जो है वह वॉस्ट्रोफेंडन शैली का एक उदाहरण है, क्योंकि यह लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती थी। दुर्भाग्य से इस लिपि को आज तक किसी इतिहासकार ने पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं।
जिस कारण हमें सिंधु घाटी सभ्यता की साहित्यिक स्रोत के बारे में पता नहीं चलता है। दूसरा, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिसमें कई एशियाई लिपियों का इससे विकास हुआ है। देवनागरी लिपि सहित अन्य दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई, तिब्बती और कुछ लोगों का तो कहना है कि कोरियाई लिपि का भी विकास इसी से हुआ है। इस लिपि को पहली बार सन 1937 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उत्कृष्ट उदाहरण हमें सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बनवाए गए शिलालेखों में देखने को अनेक स्थानों पर मिलता है। अब आता है खरोष्टी लिपि। सिंधु लिपि के बाद यह भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। यह भी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सहवाज गड्ढी, मनसेहरा जो सम्राट अशोक के लिपि हैं, जो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, और यह दोनों शिलालेख चाहे वह सहवाज गड्ढी हो या मानसेहरा का हो, खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अब इस लिपि का उपयोग उत्तर पश्चिमी भारत की गंधार संस्कृति में किया जाता था, इसीलिए इसे हम लोग गंधार संस्कृत लिपि भी कहते हैं, बोलते हैं। इस लिपि के उदाहरण प्रस्तर लेखों, धातु निर्मित पत्रों, भांडों, सिक्कों, मूर्तियों, भोजपत्रों आदि पर आज भी उपलब्ध है। खरोष्टी के प्राचीनतम लेख हमें तक्षशिला और पुष्पकलावती के आसपास मिले हैं, किंतु इसका मुख्य क्षेत्र जो है वह उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी अफगानिस्तान था। तो खरोष्टी लिपि के बारे में हम लोग अध्ययन किए, जिसमें सहवाज गड्ढी, मानसेहरा, तक्षशिला, पुष्पकलावती के प्राचीनतम लेख इनके विशिष्ट उदाहरण हैं। अब तीसरा आता है गुप्त लिपि। इस लिपि को ब्राह्मी लिपि भी बोला जाता है। यह गुप्त काल में संस्कृत लिखने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था। देवनागरी, गुरुमुखी, तिब्बती, बंगाली, असमिया आदि लिपियों का उद्भव भी इसी गुप्त लिपि से हुआ है। पंचमा आता है शारदा लिपि। यह पश्चिमी ब्राह्मी लिपि से 9वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई थी। इसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में सीमित था। ओझा जी इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि इस लिपि का आरंभ काल 10वीं शताब्दी में हुआ। उनका मत है कि नागरी लिपि की तरह ही शारदा लिपि भी कुटिल लिपि से निकली है। उनके मतानुसार शारदा लिपि का सबसे पहला लेख चंबा हिमाचल प्रदेश में है, सराहा नामक जगह से प्राप्त हुई है। यह एक प्रशस्ति लेख है और उनका समय 10वीं शताब्दी है। यह लिपि कश्मीरी और गुरुमुखी, अब पंजाबी लिखने के लिए इस लिपि का प्रयोग होता है, यानी गुरुमुखी का। इसी लिपि शारदा लिपि से विकसित हुई है। अब आता है नागरी लिपि। इस लिपि से ही
देवनागरी, नंदी नागरी आदि लिपियों का विकास हुआ है। पहले इसे प्राकृत और संस्कृत भाषा को लिखने में प्रयोग किया जाता था। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अभी कुछ हाल के अनुसंधानों से पता चला है कि इस लिपि का विकास प्राचीन भारत में पहली से चौथी शताब्दी में गुजरात में हुआ था। यह अभी शोध का विषय है। अब हम लोग देवनागरी लिपि, कलिंग लिपि, ग्रंथ लिपि, बट्टेलुतु लिपि, कदम्ब लिपि, तमिल लिपि आदि का अध्ययन अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू। आप लोगों से निवेदन है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जन जन तक इतिहास को पहुंचाने में निशा जी की सहायता कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।